दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर की इस सीरीज़ में हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर चुका है। साथ ही उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे CG व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, हमने सभी को कवर किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर 3 कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जो कि CG व्यापम द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए उन सभी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ पूरे एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, पिछले कुछ वीडियोज़ में टेक्निकल फॉल्ट के कारण स्क्रीन और टाइमिंग में डिफरेंस हो रहा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं हो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी और अस्थायी संग्रहित करने के लिए पाया जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा, प्रोग्राम और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाया जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। कंप्यूटर मेमोरी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेमोरी 2 प्रकार का होता है। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो 2 प्रकार का होता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। याद रखिए, कंप्यूटर मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो देखते हैं मुख्य मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आते हैं स्थायी, कैश और अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सीक्वेंशियल, क्रमानुसार मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। पूरा डिटेल में प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी। तो याद रखिए, स्थायी मेमोरी को ही नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। स्थायी मेमोरी को ही नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। ये दोनों टर्म को आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी मेमोरी है, कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल है। तो देखते हैं स्थायी मेमोरी।
स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आता है। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और प्रॉम ईप्रोम ईईप्रोम, याद रखिए रोम, प्रॉम, ईप्रोम और ईईप्रोम ये सभी आते हैं स्थायी मेमोरी के अंतर्गत। मुख्य मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी में ये 4 मेमोरी आते हैं, इसे आप याद रखिए। दूसरा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी मुख्य मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। और लास्ट है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी 2 प्रकार हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के। पहला है डायनेमिक रैम और दूसरा है स्टैटिक रैम, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है सीक्वेंशियल मेमोरी, इसके अंतर्गत आता है सीक्वेंशियल मेमोरी और दूसरा आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सीक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? मैग्नेटिक टेप, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजी व्यापम का आरआई जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल मेमोरी का प्रकार है, याद रखिए मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल मेमोरी का प्रकार है। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है, देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट है चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो चुंबकीय डिस्क के अंतर्गत आता है फ्लॉपी डिस्क, याद रखिए फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसकी क्षमता होती है 1.44 MB, जिसकी कुल क्षमता होती है 1.44 MB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है 1.44 MB की, याद रखिए। और सेकंड आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है, याद रखिए। सेकंड देखते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। इसकी क्षमता होती है 700 MB। ये सभी जितने भी मैं प्रकार बता रही हूँ, साथ ही उसके जितने भी उसका क्षमता बता रही हूँ, उन सभी को याद रखना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। फर्स्ट है CD रोम, जिसकी कुल क्षमता होती है 700 MB। दूसरा है CDR, इसकी कुल क्षमता होती है 700 MB। थर्ड है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो इसका होता है 700 MB, याद रखिए। CD रोम, CDR, CDRW ये सभी का होता है 700 MB। तो इजी है, इजली याद हो जाएगा। CD रोम, CDR और CDRW ये सभी का कुल क्षमता होता है 700 MB। नेक्स्ट है DVD। तो याद रखिए DVD का होता है 4.7 GB। 4.7 GB किसका होता है? DVD का, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं BRD, ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। तो याद रखिए ब्लू रे डिस्क की कुल क्षमता होती है 25 से 30 GB। 25 से 30 GB तक की क्षमता होती है ब्लू रे डिस्क की, याद रखिए 25 से 30 GB तक की क्षमता होती है ब्लू रे डिस्क की। और फिर नेक्स्ट देखते हैं HVD की कुल क्षमता होती है 6 TB। HVD की कुल क्षमता होती है 6 TB, 6 टेराबाइट HVD की कुल क्षमता होती है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार कौन से हैं और उसकी क्षमता क्या है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। CD रोम, CDR, CDRW इन सभी की कुल क्षमता होती है 700 MB। CDR, CD रोम, CDRW कुल क्षमता होती है 700 MB। DVD 4.7 GB, DVD 4.7 GB। BRD ब्लू रे डिस्क 25 to 30 GB। HVD इसकी कुल क्षमता होती है 6 TB, 6 टेराबाइट। और ये भी याद रखिए फ्लॉपी डिस्क की कुल क्षमता होती है 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क की कुल क्षमता होती है 1.44 MB। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत, जिसे हम आम भाषा में पेन ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव ही फ्लैश मेमोरी है, याद रखिए। और नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, चिप, जिसे हम लोग आम भाषा में चिप कहते हैं, मेमोरी चिप कहते हैं। जिसे किसका उदाहरण है? ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का, याद रखिए इन सभी को। चलते हैं नेक्स्ट।
मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक निबल। एक निबल बराबर 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट। इसे आपको ऐसे ही याद करना है, लाइन बाय लाइन। आप अगर इसको ऐसे ही याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, लाइन बाय लाइन। मैं आपको याद करा देती हूँ, आप पढ़ते जाइए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा ईजिली। एक निबल बराबर 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट होता है और एक बाइट बराबर होता है 1 बाइट। बिट और बाइट में फ़र्क है, याद रखिए। एक निबल बराबर 4 बिट और एक बाइट बराबर 8 बिट। 1024 बाइट बराबर 1 KB। KB मतलब 1 किलोबाइट। 1024 बाइट बराबर 1 KB, याद रखिए। और 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB और 1024 MB बराबर होता है, मतलब 1 MB बराबर होता है, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। याद रखिए 1 GB। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 1024 GB बराबर होता है 1 TB, टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट। याद रखिए 1 एक्साबाइट। उसके बाद होता है 1 येटाबाइट। उसके बाद होता है 1 याटोबाइट। उसके बाद होता है 1 ब्रोंटोबाइट और उसके बाद होता है 1 जियोबाइट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, किलोबाइट। 1024 KB बराबर 1 MB। 1024 MB बराबर 1 GB। 1024 GB बराबर 1 TB, टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 येटोबाइट और 1024 येटोबाइट बराबर होता है 1 ब्रोंटोबाइट और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1 जियोबाइट। ठीक है, याद रखिए, इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी के अनुक्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन सी मेमोरी कितनी अधिक, जिसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो सबसे छोटा मेमोरी है वो है रजिस्टर। अनुक्रम के अनुसार सबसे छोटा होता है रजिस्टर, फिर उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके बाद होता है रोम रैम, उसके बाद होता है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद होता है ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद होता है मैग्नेटिक टेप। तो याद रखिए स्टोरेज क्षमता सबसे कम होता है रजिस्टर का। स्टोरेज क्षमता सबसे कम होता है रजिस्टर का, उसके बाद होता है कैश मेमोरी का, उसके बाद होता है रोम रैम का, उसके बाद होता है मैग्नेटिक डिस्क का, उसके बाद होता है ऑप्टिकल डिस्क का, उसके बाद होता है मैग्नेटिक टेप का। याद रखिए स्टोरेज क्षमता के अनुसार है। स्टोरेज क्षमता के अनुसार सबसे छोटा है रजिस्टर और सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होता है मैग्नेटिक टेप का। याद रखिए रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है और मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं उसकी स्पीड के आधार पे, स्पीड किसकी कितनी ज़्यादा होती है और किसकी कितनी होती है। तो याद रखिए इसका जस्ट अपोजिट, आप एक को याद रखिए, स्टोरेज क्षमता किसका सबसे कम होता है और किसका सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही आपको इन सभी को याद रखना है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक डिस्क अलग चीज़ है, मैग्नेटिक टेप अलग चीज़ है। तो याद रखिए मैग्नेटिक टेप स्टोरेज क्षमता के अनुसार सबसे अधिक होता है और इसका जस्ट अपोजिट होता है इसकी गति। तो याद रखिए रजिस्टर की गति सबसे अधिक होती है, रजिस्टर की गति सबसे अधिक होती है। उसके बाद कैश मेमोरी की गति होती है, उसके बाद रोम रैम की, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क की, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की और सबसे धीमी गति होती है मैग्नेटिक टेप की। याद रखिए सबसे धीमी गति होती है मैग्नेटिक टेप की। आपको इसको ऐसे ही याद करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंप्यूटर मेमोरी दो तरह के होते हैं। मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक मेमोरी दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक मेमोरी से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसे। प्राथमिक मेमोरी यह कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है। याद रखिए प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी होता है जो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, जो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। सीपीयू इसमें स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ता है। सीपीयू इसमें स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। यह अस्थायी मेमोरी है। याद रखिए प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी कहलाता है जो कि सीपीयू से सीधे कनेक्ट रहता है, और यह अस्थायी मेमोरी है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। देख लेते हैं प्राथमिक मेमोरी दो तरह के होते हैं। प्राथमिक मेमोरी दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। तो रैम और रोम दोनों अस्थायी मेमोरी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। यह मुख्य मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही से अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही से अस्थायी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वह रैम पर ही ओपन होता है। याद रखिए इसको मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वह रैम पर ही ओपन होता है। अगर रैम ना हो तो ना तो सॉफ्टवेयर चलेगा और ना ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए अगर रैम ना हो तो ना सॉफ्टवेयर चलेगा और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहते हैं। मुख्य मेमोरी क्यों कहते हैं यहाँ पे देख लिए हम लोग। अब देखते हैं अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं। इसे अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अस्थायी मेमोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होता है, जब पावर सप्लाई बंद होता है तो इस मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। याद रखिए जब पावर सप्लाई बंद होता है तो इस मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यह कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं रैम के प्रकार। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखें। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, मुख्य मेमोरी का प्रकार है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मुख्य मेमोरी का प्रकार है। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, रैम और रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं रैम के दो प्रकार होते हैं। रैम के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है डी रैम और दूसरा है एस रैम। डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनामिक रैम, और दूसरा क्या होता है, एस रैम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक रैम। तो देखते हैं फर्स्ट डायनामिक रैम के बारे में। इस तरह की रैम की गति धीमी होती है। डायनामिक, याद रखिए डायनामिक तरह के रैम की गति धीमी होती है। रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। याद रखिए उदाहरण क्या है, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम। ये तीनों को आप याद रखिए, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम। नेक्स्ट देखते हैं एस रैम। एस रैम क्या है, ट्रांजिस्टर रैम, स्टैटिक रैम। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम। इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। एस रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। याद रखिए स्टैटिक रैम की गति स्पीड ज़्यादा होती है, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस रैम में केवल ट्रांजिस्टर लगा होता है, और डी रैम में क्या देखे थे हम लोग, ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर लगा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस रैम के उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है नॉन वोलाटाइल एस रैम, नॉन वोलाटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम।
और सिंक्रोनस रैम। याद रखिए, नॉन वोलेटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम और सिंक्रोनस रैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अभी तक हम लोग रैम देखे। मुख्य मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी के ये दो प्रकार थे, रैम और रोम। तो रैम हम लोग पूरा देख लिए, कवर कर चुके। अब हम लोग देखेंगे रोम, रीड ऑनली मेमोरी। चलिए, यह एक स्थायी मेमोरी है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही यह अस्थायी मेमोरी है। परंतु रैम अस्थायी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, परंतु रोम रीड ऑनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिए। रोम एक स्थायी मेमोरी है। ऐसी मेमोरी होती है जिसमें पहले से डेटा या निर्देश रहता है और जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जिसमें पहले से डेटा या निर्देश रहता है जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम। इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। याद रखिए, तीनों के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार फिर देखते हैं, प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रॉम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मतलब बायां मेमोरी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का बायां मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी कौन था, प्राइमरी मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी होता है, यह स्थायी होता है। वो क्या था, अस्थायी था। इसमें हमें सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, ओवरव्यू में हमने स्टार्टिंग पे देखा था, एक ड्रामेटिकली देखा था। तो देखते हैं इसमें क्या है फ्लॉपी डिस्क। यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। याद रखिए, फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसकी मानक भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है। मैंने बोला था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए CG व्यापम हॉस्टल वार्डन का पेपर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क की कुल स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB मेगाबाइट। याद रखिए। सेकंड देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसमें क्या है, यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। याद रखिए, यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है। यह किससे बना होता है, एल्यूमिनियम धातु से। याद रखिए, हार्ड डिस्क किससे बना होता है, एल्यूमिनियम धातु से, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम धातु से बना होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। यह 2 तरह का होता है। इसके 2 प्रकार हैं, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल हार्ड डिस्क। याद रखिए, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क क्या है, यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 80 GB तक होती है। याद रखिए, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 80 GB गीगाबाइट और गति 7200 RPM होती है। और इसकी गति 7200 RPM 7200 RPM होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। यह वृत्ताकार ऑप्टिकल डिस्क के परतों से बना होता है। वह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से बना होता था, यह वृत्ताकार ऑप्टिकल डिस्क के परतों से बनाता है और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल हार्ड डिस्क हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी गति भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। पहला क्या देखें, फ्लॉपी, दूसरा हार्ड, तीसरा कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में देखते हैं। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क CD, इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेज़र की सहायता से डेटा स्टोरेज किया जाता है। इसमें लेज़र बीम की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है तथा उसे पढ़ा जाता है।
यह दो तरह का होता है, हम सभी ने सीडी देखा ही होगा। इसके दो प्रकार हैं, दो तरह का होता है। पहला है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत देखते हैं क्या है। स्टोरेज डिवाइस सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग लेज़र बीम का उपयोग करता है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज डिवाइस सीडी सूचनाओं को पढ़ने के लिए लाल रंग का लेज़र बीम का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग पे ही देखा था, कॉम्पैक्ट डिस्क की कुल भंडारण क्षमता कितनी होती है, 700 MB। तो आप उसे याद रखिए, तो आपको याद रहेगा 700 MB कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण क्षमता है, तो उसको किस में मापा जाता है, मेगाबाइट में। थर्ड पॉइंट है, सीडी के लिए MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 1 डिज़ाइन किया गया था। सीडी के लिए MPEG 1 डिज़ाइन किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सेकंड है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। इसमें सिर्फ डेटा को एक ही बार स्टोर किया जा सकता है तथा इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जाता। याद रखिए, इसमें सिर्फ डेटा एक बार अगर स्टोर कर दिए तो उसे फिर चेंज नहीं कर सकते, ना हटा सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, वही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं CDR। CDR के उपयोग में डेटा एक से अधिक बार लिखा नहीं जाता है। CDR के उपयोग में डेटा एक से अधिक बार लिखा नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट है, इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं CDRW। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो इसमें क्या है, इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया और पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल क्या होता है, इसमें पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है, मिटाया जाता है, अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता भी 700 MB होती है। याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR, CDRW, ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं CDR। यह ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। CDR ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डेबल, यह एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से डेटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक CD को वॉर्म, राइट वंस रीड मोर के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, एक CD को वॉर्म, राइट वंस एक बार लिखना और अधिक बार रीड करना, पढ़ना के रूप में भी जाना जाता है। इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। CDR में याद रखिए, रिकॉर्डेबल, एक बार रिकॉर्ड करके रख दिए, बार बार उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो होते हैं एक बार रिकॉर्ड करके रख देते हैं, फिर उसको हम लोग बार बार देख सकते हैं। इसका प्रयोग संगीत एवं चलचित्र CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप के लिए किया जाता है। याद रखिए, इसका प्रयोग संगीत तथा चलचित्र CD तैयार करने तथा डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। नेक्स्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB होता है गीगाबाइट और डबल लेयर में 8.5 GB होता है। इसे याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पैक्ट डिस्क का स्टोरेज क्षमता कितना था, 700 MB। फ्लॉपी का 1.44 MB। और याद रखिए, DVD का 4.7 GB सिंगल लेयर में और डबल लेयर में 8.5, सिंगल लेयर में 4.5, डबल लेयर में 8.5। इसके मुख्य उपयोग क्या है, फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है, आप सभी ने देखा होगा CD, DVD। चलते हैं नेक्स्ट, VCD क्या है, VCD, इसके 3 प्रकार होते हैं VCD के। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD रैम, DVD-RW, DVD-RW प्लस RW, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव तो सबसे प्रचलित है अभी वर्तमान में। इसके बारे में देखते हैं। यह यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है। याद रखिए किसके द्वारा चला जाता है, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके, जो कि बाह्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 1 GB से 1 TB तक वर्तमान में है। याद रखिए पेन ड्राइव की कुल क्षमता कितनी होती है, 1 GB से 1 TB तक, टेराबाइट तक उपलब्ध होती है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। याद रखिए पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह EEPROM का एक रूप है। यह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का एक रूप है पेन ड्राइव। इसे लगाओ और खेलो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह उपयोग किए जाते हैं। इसे लगाओ और खेलो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है इसे देखते हैं। ब्लू रे डिस्क और BD, ब्लू रे डिस्क को ही BD भी कहा जाता है। यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है। ब्लू रे डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही दिखता है, जिसमें लेयर के रूप में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। इसमें एक लेयर फिर डबल लेयर, इसमें लेयर के रूप में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क को याद रखिए, ब्लू रे डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है, ब्लू वायलेट लेज़र का। और कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया गया था, लाल लेज़र बीम का उपयोग किया गया था कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए। और ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेज़र किरण। ईजी है। इसमें प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक के डेटा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लू रे डिस्क में BRD में 25 से 30 GB गीगाबाइट तक की डेटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। देखिए ये क्रम में है एक, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, HD, ब्लू रे, HVD क्या है, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, जिसकी कुल स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती है, 6 TB। याद रखिए फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, HD, ब्लू रे, HVD। सबसे बड़ा HVD और सबसे छोटा जिसकी क्षमता सबसे कम होती है वो है फ्लॉपी डिस्क, और जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है, वो है HVD। याद रखिए 6 TB 6 टेराबाइट में क्षमता होती है HVD की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा स्टोरेज बढ़ते क्रम में देखते हैं। अभी जस्ट जो ऊपर देखे वही है। CD का कुल क्षमता कितना है, 700 MB, DVD का 4.7 GB गीगाबाइट, HD का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट याद रखिए DVD के बाद HD और उसके बाद ब्लू रे। HD और HVD में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू रे का 25 to 30 GB और HVD का 6 TB। याद रखिए CD, DVD, HD, ब्लू रे, HVD। ओके ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य मेमोरी में हम देखते हैं रजिस्टर के बारे में। डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण है। याद रखिए डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण है रजिस्टर, जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथ से मिलकर बनी होती है। इसकी भंडारण क्षमता होती है लगभग 200 बाइट। बहुत छोटी, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होता है रजिस्टर का। याद रखिए 200 बाइट। 200 बाइट किसका होता है, रजिस्टर का। नेक्स्ट देखते हैं कैश मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज का एक ऐसा डेटा जिसे प्रोसेसर बार बार उपयोग करता है। इस डेटा को CPU कॉपी करके कैश मेमोरी में रख लेता है। इसका आकार 256 KB से 4 MB तक हो सकता है। यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। याद रखिए मदरबोर्ड पर क्या लगा होता है, कैश मेमोरी। इसका आकार 256 KB से 4 MB तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल मेमोरी यह एक काल्पनिक मेमोरी है। रैम की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए कम हो जाती है तो CPU सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को
प्राथमिक के तौर पर उपयोग करती है। याद रखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या है? रैम की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए कम हो जाती है, तब उस टाइम पे सीपीयू द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को प्राथमिक मेमोरी के तौर पर उपयोग करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बफर। बफर क्या है? तो बफर है एक अस्थायी मेमोरी है। बफर एक अस्थायी मेमोरी है। याद रखिए, बफर एक अस्थायी मेमोरी होता है। यह प्रिंटर में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने का कार्य करता है। यह प्रिंटर में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? बफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने के पूर्व कुछ डेटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध उत्पन्न मत हो। याद रखिए, ऑडियो और वीडियो फाइल को चालू करने के पूर्व कुछ डेटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट देखते हैं स्पूलिंग। ये सब टर्म आपको याद रखना है, बफर, स्पूलिंग और आगे बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे, इसे हमें याद करने हैं। नेक्स्ट है स्पूलिंग। याद रखिए, इस मेमोरी का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। स्पूलिंग का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है, प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व बफर में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डेटा लेकर प्रिंट करने का काम करता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डेटा लेकर प्रिंट करने का काम करता है। याद रखिए, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया।